बच्चों ग्लोबल आईटीआई की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, हम लोग 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 8 जो है कि हल करेंगे। ठीक है, जो कि आईटीआई द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। ठीक है, अगर ये आपको क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। पहला दिया है, ए दिया है स्टेटर से सीधा संबंध, बी दिया है स्टेटर में उत्पादित बैक ईएमएफ के कारण, और सी दिया है आपूर्ति से रोटर का सीधा संबंध, और डी दिया है स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा ना। बच्चों देखेंगे क्या कि हमारा है स्टेटर और ये है रोटर। ठीक है, हमारा रोटर होता क्या है कि स्टेटर को हम क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, जबकि रोटर को हम कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं देते हैं। होता क्या है कि जब इसको सप्लाई देते हैं और सप्लाई के कारण क्या होता है, स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। बच्चों जब स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो वहां पे होता क्या है कि एक उसके अंदर अगर कोई चालक रखा हुआ है, फैराडे का नियम है, अगर किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक को रखा जाता है तो क्या होता है कि उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेटर और रोटर के मध्य कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है ना। और होता क्या है, जब इसके अंदर कोई चालक रख देते हैं तो होता क्या है कि जब ये बल रेखाएं ना जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं तो ये क्या करती हैं, इस कंडक्टर को क्रॉस करती हैं, तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसके कारण करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। तो रोटर में जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो म्यूचुअल, हम जानते हैं कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है, और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है क्या, म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत है और न्यून प्रेरण का सिद्धांत है। तो इसमें भी क्या होता है कि जिस प्रकार हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे, उसी प्रकार हमारा क्या करता है, इंडक्शन मोटर भी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। होता है क्या कि इसमें क्या होते हैं, फ्लक्स का ट्रांसफर होता है। फ्लक्स का ट्रांसफर का मतलब है कि इसमें किसी प्रकार से फ्लक्स रोटर में कोई मतलब कनेक्शन के माध्यम से नहीं पहुंचाया जाता। इसमें क्या होता है, फ्लक्स इस स्टेटर से क्या होते हैं, ट्रांसफर होके रोटर में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, है क्या, स्टेटर से सीधा संबंध, स्टेटर से संबंध तो है नहीं, इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन है भी नहीं है ना, स्टेटर में उत्पादित बैक ईएमएफ के कारण, ये भी तो गलत है। ठीक है, सी दिया है आपूर्ति से रोटर का सीधा संबंध, यहाँ पे आपूर्ति से रोटर का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। जबकि हम देखेंगे डी दिया है स्टेटर और रोटर का ट्रांसफर कार्य द्वारा। ट्रांसफर कार्य का द्वारा मतलब समझ रहे होंगे, ट्रांसफर कार्य द्वारा मतलब कि फ्लक्स क्या होते हैं कि यहां से ट्रांसफर होके कहां चले जाते हैं, मतलब ये रोटर में चले जाते हैं ना। अन्योन्य प्रेरण के कारण क्या करते हैं, ये फ्लक्स यहां से रोटर में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपने रोटर पथ से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। रोटर पक्ष की बात किया है, स्टेटर के द्वारा नहीं, स्टेटर पक्ष से गति को कंट्रोल नहीं कर रहा है, कह रहा है कि रोटर साइड से कौन सी गति नियंत्रण की विधि है ना, या आरोपित कह रहा है ना कि अपने रोटर पथ से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। तो इसमें देख लें, ऑप्शन ए दिया है कैस्केड संचालन, बी दिया है आरोपित वोल्टेज बदल रहा है, सी दिया है आरोपित आवृत्ति में परिवर्तन, और डी दिया है ध्रुवों की संख्या बदलना। बच्चों देख रहे हैं कि आरोपित वोल्टेज से स्टेटर में, चूंकि सप्लाई हम किस में देते हैं, स्टेटर में देते हैं, तो वोल्टेज को घटा बढ़ा के हम स्टेटर के द्वारा इसकी गति को हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और आरोपित आवृत्ति
में परिवर्तन करके इसकी जो सप्लाई दी है इसकी आवृत्ति में भी चेंज करके हम क्या करते हैं, स्टेटर के माध्यम से इसकी गति को कंट्रोल कर सकते हैं। और डी दिया है पोल की संख्या में बदलाव करके ना, पोल की संख्या में भी चेंजेस करके हम क्या करते हैं, इसकी गति को नियंत्रित कर सकते हैं। अब बचा ऑप्शन कैस्केड संचालन। कैस्केड संचालन होता क्या है, इसमें दो मोटरें हम प्रयोग करते हैं। एक मोटर को क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, ठीक है। और जब सप्लाई देते हैं तो होता क्या है कि इसकी रिंग को हम क्या करते हैं, जो रोटर की रिंग होती है उसको शॉर्ट सर्किट ना करके हम क्या करते हैं, उसकी सप्लाई को हम दूसरे मोटर के स्टेटर को देते हैं। और यही हमारा कैस्केड नियंत्रण है। कैस्केड नियंत्रण में क्या करते हैं, मैकेनिकली हम मतलब दोनों मोटरों का कनेक्शन करते हैं। और जो हमारी क्या होती है, जो हमने क्या किया, पहली मोटर को स्टेटर को सप्लाई देते हैं और रोटर उसी मोटर की रोटर को हम उसकी रिंग को शॉर्ट सर्किट ना करके हम करते क्या है कि उसकी जो सप्लाई होती है दूसरे मोटर के हम क्या करते हैं, स्टेटर भाग को दे देते हैं। और उससे इससे क्या किया जाता है, इसकी गति को क्या किया जाता है, पहले मोटर की गति को हम क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। यही हमारा कैस्केड संचालन है बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या है, सही है, ठीक है। अगला देखेंगे, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। मतलब ब्लॉक रोटर परीक्षण जो होता है, मतलब उसके माध्यम से 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारण, मतलब लॉसेस को निर्धारित किया जाता है ना। तो ब्लॉक रोटर जो टेस्ट होता है क्या बच्चों, हम समझेंगे। इसमें हम करते क्या है कि इसमें रोटर को हम क्या कर देते हैं, मतलब इस पर फुल लोड दे देंगे, मतलब इसके रोटर को हम रोक देते हैं और इसके स्टेटर को हम क्या करते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई का हम क्या करते हैं, 5% सप्लाई वोल्टेज का 5% इसमें क्या करते हैं, हम इसके स्टेटर को देते हैं। जब ये 5% देते हैं तो ये क्या करता है, एज ए फुल लोड की तरफ बिहेव करता है। मतलब ये क्या करता है, रोटर को हम पूरी तरह रोक देते हैं तो इस पर लोड क्या है, पूरा है। और इसके माध्यम से जो टेस्ट किया जाता है वो हमें क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है कि इसमें फुल मतलब इसके रोटर को रोककर अब हम क्या करते हैं, पूरी सप्लाई का 5% इसमें हम सप्लाई देते हैं और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कॉपर लॉस को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लें, ए दिया है कॉपर की कमी, बी दिया है घर्षण हानि और सी दिया है हिस्टैरिसीस हानि और डी दिया है भंवर धारा हानि। तो जो ब्लॉक रोटर टेस्ट परीक्षण होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि कॉपर लॉस को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए दिख रहा है, ठीक है, ए सही है, ठीक ना। अगला देखेंगे, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्या आवश्यक है। मतलब कि रिवाइंडिंग जब हम करते हैं तो वार्निश से पहले हम क्या करते हैं ना, या क्या आवश्यक है ना। ए दिया है बाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए ना, बी दिया है बाइंडिंग में वार्निश के आसान प्रवाह के लिए और सी दिया है इंसुलेशन के आसान प्रवाह के लिए और डी दिया है बाइंडिंग परतों की बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। बच्चों जो हमारा रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले हम मोटर को इसलिए सुखाते हैं कि ताकि उनके बाइंडिंग परतों के बीच किसी प्रकार की नमी न रहे। जब नमी रहेगी तो क्या होगा, जब परतों के बीच नमी रहेगी तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो हमारा मोटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा ना। तो इसलिए क्या करते हैं, बाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब उसको मोटर को प्री हीटिंग पे रखते हैं, जिससे हमारी जब नमी निकल जाती है फिर उसके बाद हम वार्निश करते हैं, जिससे हमारी मोटरें क्या होती हैं, लंबे समय तक चलती हैं। अगर ये नमी नहीं निकलेंगी तो क्या होगा, हमारी मोटर क्या होगी, वार्निश के बाद भी क्या होगी, जब उसमें नमी रहेगी तो दोनों शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है ना। एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। ए दिया है ग्राउंड टेस्ट, बी दिया है ध्रुवता टेस्ट और सी दिया है निरंतरता परीक्षण और डी दिया है क्या, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो जो आंतरिक ग्राउलर होता है सबसे पहले समझ लेंगे कि ये जो होता है एसी मोटर के लिए, एसी मोटर में स्टेटर के लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आंतरिक ग्राउलर का उपयोग कहाँ किया जाता है, एसी मोटर में किया जाता है और स्टेटर में टेस्ट किया जाता है और इसका उपयोग हम जो करते हैं वो शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्टर बाइंडिंग, स्टार्टर बाइंडिंग नहीं होगा बच्चों, यहां पे होगा स्टेटर बाइंडिंग। स्टेटर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अभी इसके पहले मैंने बताया कि जो इंटरनल ग्राउलर होता है उसका उपयोग जो करते हैं वो एसी मशीन में करते हैं और एसी मोटर में करते हैं और वो किसके लिए किया जाता है, शॉर्ट और ओपन सर्किट टेस्ट को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे स्टेटर दे भी दिया है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ग्राउलर होगा, हमारा आंतरिक ग्राउलर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ये थर्मल कटआउट का मतलब है थर्मल, हमारी जो क्या कहते हैं उसको उष्मा, ठीक है, उष्मा के मतलब हीट पर काम करने वाला। ठीक है, तो कह रहा है इसका उद्देश्य क्या है। ए दिया है भारी भार से रक्षा करे, बी दिया है हाई वोल्टेज से बचाव के लिए और सी दिया है लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे और डी दिया है मृत शॉर्ट सर्किट से बचाए। तो जो एसी मोटर में एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल रिले का जो उपयोग किया जाता है कि अगर हमारा लोड क्या हो, कंटिन्यू बढ़ रहा हो, उस कंडीशन में क्या करे, सर्किट को ब्रेक करे, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्मल कटआउट रिले का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। ठीक है, अगला देखेंगे, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए या प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। परिवर्तित मतलब वेरिएबल स्पीड पर, है ना, मतलब घटने बढ़ने वाली स्पीड पर, है ना, उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए या प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। ए दिया है ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर और बी दिया है अस्थायी संधारित्र मोटर और सी दिया है 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर और डी दिया है 3 फेज एकल स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर। ठीक है, तो जो देखिए वेरिएबल स्पीड की बात किया है ना, तो हमारी जो मोटर है मतलब वेरिएबल स्पीड पर भी एक समान मतलब प्रारंभिक बलागुण उसका उच्च रहे, उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो स्लिप रिंग, ठीक है, वो हमारी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसकी स्पीड को हम क्या करते हैं, रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाकर भी हम क्या करते हैं, स्पीड को हम क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, और इसकी अगर इसकी स्पीड मतलब कह सकते हैं कि बढ़ने पर भी, है ना, स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, वहां से हमें क्या होता है, हाई मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जबकि अगर तुलना करें स्क्वायरल के जो मोटर की अपेक्षा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है एसी मोटर में बलागुण स्लिप के बीच क्या संबंध है। ए दिया है स्लिप बढ़ने से बलागुण घटता है, स्लिप बढ़ने से बलागुण बढ़ता है। सी दिया है स्लिप घटने से बलागुण बढ़ता है। और डी दिया है स्लिप घटने से बलागुण घटता है।
बच्चों हम देखेंगे कि जो बलागुड़ और स्लिप के बीच टार्क के स्लिप समानुपाती भी होता है और टार्क के स्लिप व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। जो लो जब स्लिप का मान लो होगा, लो स्लिप पे हम देखेंगे ना, और यहाँ पे क्या है हाई स्लिप पे देखेंगे। जब हाई स्लिप का मान हाई रहेगा तो वहां पे टार्क क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, और जब लो स्लिप रहेगा तो वहां पे टार्क क्या होगा, समानुपाती होता है ना। अगर हमें देखना होगा तो हम देख लें, ग्राफ के माध्यम से देखें। ये मान लीजिए हमारा क्या है, टार्क है और ये स्लिप है, ठीक है। इधर हम लो से लेते हैं और इधर क्या है, हाई है, ठीक है। हम इधर से लेंगे ना, हम इधर से लेंगे, ठीक है। एक मिनट हम लोग देख लें। अब इधर 0.5 यहां मान लीजिए क्या है, इकाई है। जब स्टार्टिंग के समय जब स्लिप का मान क्या हो, इकाई हो, तो वहां पे टार्क क्या होगा। जब स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान क्या होता है, इकाई होता है, तो वहां पे टार्क क्या होगा, शून्य होगा। होगा कि नहीं होगा ना। लेकिन जैसे जैसे हम टार्क का स्लिप का मान क्या करें, घटाते जाएं, जैसे जैसे हम क्या करें, इधर स्लिप हाई है और इधर लो है, बात समझिएगा। अगर हम स्लिप को क्या करें, धीरे धीरे घटाते जाएं तो टार्क क्या होगा, हमारा बढ़ेगा ना, ठीक है। घटाते जाएं तो स्लिप का मान क्या, टार्क का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर एक समय ऐसा आएगा कि जब स्लिप का मान शून्य हो जाएगा तो टार्क भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ना। तो क्या हो रहा है, टार्क जब स्लिप क्या हो रहा है, यहां पे देख रहे हैं लो स्लिप जब रहेगा, देख रहे हैं यहां पे जब इकाई है तो तब टार्क क्या है, शून्य है। लेकिन स्लिप का मान हम घटा रहे हैं, इधर हाई है इधर क्या है, लो है। तो अगर हम स्लिप का मान घटाते जा रहे हैं, मान लीजिए इधर क्या होगा, 0.9 होगा, फिर 0.8 होगा, 0.7 होगा, जैसे जैसे घटा रहे हैं टार्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। लेकिन एक समय बाद जब स्लिप का मान शून्य होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जब स्लिप का मान क्या होगा, शून्य होगा, तो उस कंडीशन में भी टार्क का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, स्लिप बढ़ने से बलागुड़ क्या होता है, बढ़ता है ना। स्लिप बढ़ने से बलागुड़ बढ़ता है। स्लिप बढ़ रही है तो बलागुड़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और स्लिप बढ़ रही है तो बलागुड़ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा ना। होगा कि नहीं होगा, स्लिप बढ़ने से बलागुड़ क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो ना एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है ना। रोटर बार की बात किया है ना, मतलब कह रहा है कि अगर हमारी एसी मोटर है, अगर उसका रोटर जो है ओपन सर्किट हो ना, तो इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। ए दिया है शाफ्ट का कंपन, बी दिया है मोटर शुरू नहीं होगी, और सी दिया है धीमी गति से चलता है, और डी दिया है मोटर के अति गर्म होने पर। बच्चों सबसे बड़ी बात की, जब रोटर बार होगा ना खुले सर्किट में, तो वहां पे क्या होगा, मोटर शुरू नहीं होगी। अगर शुरू है ना तो वहां पे क्या होगा, मोटर अति गर्म होने भी लगेगी ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर पहले देखेंगे तो बी रहेगा ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर देखेंगे तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर कहीं मतलब ये नहीं दिया है तो इसको हम कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन में अगर दोनों दिखे हैं तो किस पर करेंगे, मोटर पहले शुरू नहीं होगी, सिंपल सी बात है। जब ओपन है तो शुरू नहीं होगी, चूंकि रोटर को क्या होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, तभी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं है रोटर तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा, तो मोटर कहां से शुरू होगी, उस पर टार्क भी नहीं काम करेगा रोटर पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है, एसी 3 फेज मोटरों के रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। रीवाइंडिंग में किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है ना। एसी 3 फेज मोटरों के लिए रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। वैसे हम करते क्या है कि रीवाइंडिंग प्रक्रिया में जो हमारी सामान्य मोटरें होती हैं उसमें हम सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर का यूज करते हैं। लेकिन अगर समरसेबल की बात करें, समरसेबल में क्या होता है, पीवीसी कवर कॉपर वायर यूज करते हैं ना। अगर
ठीक है। तो रीबाइंडिंग प्रक्रिया में हम अगर साधारण मोटर है तो उसमें हम क्या करते हैं, सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर, अगर समरसेबल वगैरह है तो उसमें क्या करते हैं, पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? वेजेज मतलब ये क्या होता है, फच्चर इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, फच्चर बोलते हैं। ठीक है, और ये यूज कहां किया जाता है, जहां ओपन स्लॉट होते हैं ना, ओपन स्लॉट होते हैं। और यहां पे करते क्या है, कंडक्टर डालने के बाद इनको कंडक्टर को ब्लॉक करने के लिए, मतलब कह सकते हैं रोकने के लिए हम फच्चर यूज करते हैं। और वो किसका बना होता है वही पूछ रहा है। ए दिया है एम्पायर, बी दिया है कपास, और सी दिया है बांस, और डी दिया है क्या, टेरिलिन। ये ओपन स्लॉट में हम क्या करते हैं, कंडक्टर को ब्लॉक करने के लिए हम करते क्या है, ब्लॉक रखने के लिए हम करते क्या है कि बांस का फच्चर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है ना। ए दिया है ग्राउंड टेस्ट, बी दिया है पोलरिटी टेस्ट, और सी दिया है ओपन सर्किट टेस्ट, और डी दिया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ना। ये सारे टेस्ट जो है कि आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में किए जाते हैं ना, लेकिन इनमें से कह रहा है कि आवश्यक कौन सा है। तो जो हमारा पोलरिटी टेस्ट होता है वो बाइंडिंग में या बाइंडिंग में आपूर्ति देने से पहले किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। लेकिन किए सारे टेस्ट जाते हैं, लेकिन आवश्यक टेस्ट की बात किया है ना, कि आवश्यक इसमें से कौन सा है। तो जो हमारा पोलरिटी टेस्ट है ये आवश्यक टेस्ट है किसी भी मोटर के लिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? ए दिया है अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करे। आप देखे भी होंगे ना, दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। रोटर चालकों को 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? अगर ये देखें स्टेटर भाग है ना, इसी में एक भाग हमारा क्या होगा, रोटर वाला भी होगा ना। ऐसे होते हैं, आप देखे होंगे है ना, ऐसे होते हैं बच्चों। कह रहा है इसको तिरछा क्यों, इसी में कंडक्टर तिरछे डाले जाते हैं। ठीक है, कह रहा है इसको तिरछा क्यों रखा जाता है ना। तो सबसे पहले कई कारण होते हैं इनको तिरछा रखने के लिए। हमिंग दोष जो होता है उसको भी कम करने के लिए ना। और दिया है ऑप्शन देख लें, अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करे, बी दिया है स्ट्रे हानि कम करे, और सी दिया है रोटर गति को स्थिर बनाए रखे, और डी दिया है अधिक समान रोटर क्षेत्र और बालाघुड़ का उत्पादन करे ना। अधिकतम मैग्नेटिक फील्ड ना उत्पन्न हो और बालाघुड़ क्या हो, मतलब बालाघुड़ भी अधिक हो, इसके लिए भी किया जाता है। तथा साथ में हमिंग दोष को कम करने के लिए भी किया जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बालाघुड़ का उत्पादन करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगर तिरछा रखते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होंगे ना, और बालाघुड़ भी क्या होगा, हमें अच्छा प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। थ्री कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है ना। नो लोड टेस्ट दिया है, अगर फुल लोड टेस्ट रहता तो कॉपर हानि होती है। जहां नो लोड टेस्ट की बात हुआ तो वहां पे कौन सी हानि होगी, आयरन हानि होती है, या आयरन लॉसेस होता है, या लौह हानि भी बोलते हैं। ऑप्शन दिया है लौह हानि, बी दिया है ताम्र हानि, और सी दिया है घर्षण हानि, और डी दिया है वायु हानि। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीन कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल
दो चर गति प्राप्त होती है। तीन कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल दो चर गति प्राप्त होती है? ए दिया है, देख लें ऑप्शन। ए दिया है रोटेट रियोस्टेट नियंत्रण द्वारा, बी दिया है आरोपित आवृत्ति बदलकर, और सी दिया है आरोपित वोल्टेज को बदलकर, और डी दिया है स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। बच्चों समझेंगे हम ना, रोटर रियोस्टेट नियंत्रण द्वारा ना, ठीक है, ठीक है। जैसी स्पीड चाहेंगे वैसी स्पीड हमें क्या मिल जाती है, घटने बढ़ने वाली स्पीड हमें मिल जाती है। दो चर वाले नहीं मिलेंगे यहाँ पे। रोटर रियोस्टेट से, जैसे मान लीजिए हमारी ये इंडक्शन मोटर है जो 1500 आरपीएम से चल रही थी, ये 1540 भी चल सकती है, 1560 भी चल सकती है, 1565 भी चल सकती है। जैसा हम रेजिस्टेंस को घटाएं बढ़ाएंगे वैसी स्पीड हमें प्राप्त होगी। दो चर वाली नहीं प्राप्त होगी, आरोपित आवृत्ति में बदलाव करके, है ना। जैसे अब 50 हर्ट्ज है, इसकी जगह हमने क्या किया, 49 हर्ट्ज रख दिया, मतलब 1 हर्ट्ज कम कर दिया, 48 हर्ट्ज। मतलब इसमें भी स्पीड दो चर वाली नहीं प्राप्त होगी। इसमें होगा क्या कि जैसे अभी 1500 चल रही थी, 1490 भी हो सकती है, 1484 भी, जैसा हम चाहेंगे वैसी हो सकती है ना। और आप आरोपित वोल्टेज को बदलकर भी वैसी स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर बात करें ना, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर बात करें, सिंक्रोनस स्पीड ns इक्वल टू होता है 120f/p होता है ना। अगर हम फ्रीक्वेंसी जानते हैं हमारी लगभग कांस्टेंट होती है, कितना होती है, 50 हर्ट्ज ना। इसमें प्लस माइनस 3% का घटाव बढ़ाव होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में ना। लेकिन अगर मान लें कि अगर ये 50 हर्ट्ज है, पोल की संख्या अगर हम पहले रख लेते हैं कितना, 2 रख लें, p बराबर हम क्या रखें, 2 रखें, ठीक है। तो स्पीड कितना होगी, मान लीजिए इस मोटर की पहली जो मोटर थी हमारी, उसकी पोल कितने थे, 2 पोल थे, तो आप स्पीड देख लें, ns इक्वल टू कितना हो गया, 120 इंटू 50/2 ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12 है ना, कितना हो गया, 3000 ना, 300 कैसे, 3000 हो जाएगा ना, 6 30 हो गया ना, 2 0, 3000 आरपीएम हो जाएगी ना, ठीक है। अगर हम पोल की संख्या को क्या करें, 4 रख दें ना, तो यहां पे देख लेंगे क्या होगा, ns इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 इंटू 50, कितना हो जाएगा, 4 4 तिहाई 12, तो क्या कितना हुआ, 1500 हुआ ना। दो चर वाली स्पीड प्राप्त हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। एक बार कितना हुआ, अगर हमने पोल की संख्या को 2 रखा, स्टेटर पोल में मैंने परिवर्तन किया, मतलब फिर रखा मैंने 4 रखा, जब मैंने पोल को क्या कर दिया, 4 कर दिया, तो आप स्पीड कितना होगी, 1500 हो गई। तो यहाँ पे स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर हम क्या करते हैं, दो चर वाली गति को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? ए दिया है स्लिप कम करना, बी दिया है गति को नियंत्रित करने के लिए, सी दिया है हानि को कम करने के लिए, और डी दिया है उच्च स्टार्टिंग टार्क और रनिंग बलागुड़ पाने के लिए। वाउंड रोटर जो यूज किए जाते हैं ना, वो हमारे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम वाउंड रोटर यूज करते हैं तो वहां पे उच्च स्टार्टिंग टार्क और रनिंग बलागुड़ क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, वाउंड रोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें, स्क्वायरल केज की बात करें, तो इसकी अपेक्षा क्या होता है, इसकी अपेक्षा अगर वाउंड रोटर की अपेक्षा हम अगर बात करें स्क्वायरल केज की, जो गिलहरी के आकार के मतलब जिसमें क्या होते हैं, छड़े प्रयोग करते हैं, अगर उसमें देखें तो इसका स्टार्टिंग टार्क भी कम होता है और रनिंग बलागुड़ भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाउंड रोटर प्रयोग करने से क्या होता है, उच्च स्टार्टिंग टार्क मिलता है और रनिंग बलागुड़ क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है ना। ए दिया है ओवरलोड पर ट्रिप, बी दिया है पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें, और सी दिया है स्टार से डेल्टा में बदलें, और डी दिया है पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। बच्चों जो हमारी टाइमर होता है ना, अगर पहले हमारी जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है पहले मोटर को किसमें चालू करता है, स्टार्ट में, ठीक है, स्टार में पहले चालू करता है, ठीक है। कुछ समय बाद इसको हमें अगर मैनुअली है तो हैंडल ऊपर करेंगे ना, तो क्या होगा फिर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम टाइमर लगाए हैं ना, स्टार्टर में टाइमर है, तो निर्धारित समय पर जितना हम समय निर्धारित कर देंगे पहले ये उतना समय तक स्टार में चलेगा, और उस उतना समय होने के बाद ये टाइमर क्या करेगा, इसको फिर डेल्टा में कन्वर्ट कर देगा ना। पहले तो स्टार में चलेगा, लेकिन पूर्व निर्धारित समय पर अगर इनको हम सेट कर दिए हैं तो क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेगा, तब हमारी मोटर किसमें चलेगी, डेल्टा में कन्वर्ट होकर पूरी स्पीड पे चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी दिया ऑप्शन क्या, पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें, मतलब कि समय पर अगर जितना समय पे इसको निर्धारित कर देंगे, मान लीजिए हमारी मोटर पहले चल रही है 200 आरपीएम स्पीड से, अगर 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद ना या 1 मिनट बाद अगर हमने उसको सेट कर दिया टाइमर पर, तो उस समय उतने समय बाद 1 मिनट बाद क्या होगी, डेल्टा में कन्वर्ट होगी और अपनी पूरी स्पीड को प्राप्त करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, सही है, ठीक है, पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीन कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए सर्वप्रथम किसका उपयोग करते हैं, मेगर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लें, ए दिया है मेगर, बी दिया है मल्टीमीटर, सी दिया है सन टाइप ओम मीटर, डी दिया है श्रेणी प्रकार ओम मीटर। तो हमारा इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए सामान्यतः हम क्या करते हैं, मेगर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है ना। बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। ए दिया है ध्रुवता टेस्ट, बी दिया है ग्राउंड टेस्ट, और सी दिया है निरंतरता परीक्षण, और डी दिया है क्या, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यहां पे देख रहे हैं बच्चों, है क्या, यहां पे हम देख रहे हैं ये हमारे पोल है ना, ये हमारे मान लीजिए P1 है, ये हमारा P2 है, ये हमारे P3 है, और ये हमारे क्या है, P4 है। 4 पोल हैं, और यहां पे हम देख रहे हैं कंपास नीडल को रखे हैं, देख रहे हैं कंपास नीडल को रखे हैं। ये जो टेस्ट किया जाता है ध्रुवता टेस्ट या पोलैरिटी टेस्ट के लिए किया जाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं क्या, ये हमारा क्या है, ध्रुवता टेस्ट है। ध्रुवता का निर्धारण करने के लिए हम कंपास नीडल को रख के हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार आज का क्लास बस इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में बच्चों हम अगले क्वेश्चन जो भी आएंगे 171 से उनको पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे ग्लोबल ITI चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।